ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्री में से एक है जिन्होंने अंग्रेजों से आजादी पाकर अपना अलग देश खड़ा किया है और आज वो अपने आप में एक अनोखा और अद्भुत देश है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे मजबूत आधार है वहाँ की इकोनॉमी, जो कि किसी भी ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्रीज की इकोनॉमी के मुकाबले सबसे बेहतर है। और खास बात यह है कि इस इकोनॉमी को खड़ा करने में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज्यादा मदद की चाइना ने। अब ये जानने के लिए कि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए और उसे मजबूत करने के लिए क्या किया है, इसके लिए हमें एक दूसरी जगह से शुरुआत करनी होगी, यानी यूएसए से। कहा जाता है कि अगर यूएसए ना होता तो शायद आज ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश ना होता। अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर होने से पहले ये कहा जाता है कि ब्रिटेन अपने जेल कैदी यूएसए भेज दिया करते थे, पर जब वॉर के बाद यूएसए एक स्वतंत्र देश बन गया तो उन्हें अपने कैदियों को कहीं और भेजना पड़ा। तब उन्होंने अपने कैदियों को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया भेजने का फैसला किया। ये कैदी सबसे पहले बॉटनी बे पहुंचे, जो कि आज ऑस्ट्रेलिया देश की नींव है। देखा जाए तो अगर यूएसए ना बना होता तो उन्हें इतना लंबा सफर तय करके बॉटनी बे ना पहुंचना पड़ता और ऑस्ट्रेलिया देश की शुरुआत भी नहीं हुई होती। इसके अलावा भी यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के इतिहास आपस में काफी जुड़े हुए हैं। हालांकि दोनों देश के बनने में 180 साल का अंतर है, पर ये आपस में काफी मिलते जुलते हैं। अगर इनके नक्शे और लैंड एरिया की बात की जाए तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की लंबाई और चौड़ाई लगभग एक जैसी पाई जाती है। दोनों ही देशों में भिन्न भिन्न प्रकार के लैंडस्केप पाए जाते हैं और तो और वहाँ के मौसम भी एक समान पाए जाते हैं। एक और चीज जो कि दोनों देशों में एक समान है कि ये दोनों देश ईस्ट यानी पूर्व दिशा से शुरू हुए थे। पूर्व से शुरू होने के बाद वो पश्चिम की ओर बढ़ते गए और खाली लैंड को गोल्ड माइनिंग की मदद से कैप्चर करते करते उन्होंने अपना देश बना लिया। हालांकि यहाँ लैंड एरिया की कमी नहीं थी, पर ये दोनों देश थोड़ी अकेली जगहों पे थे, यूरोपियन कॉलोनी से कोसों दूर, पर उनके आसपास कुछ ब्रिटिश कॉलोनीज थी। दोनों देशों की शुरुआत कुछ छोटी ब्रिटिश पॉपुलेशन के बसने से हुई। उसके बाद यहाँ और भी देशों से लोग आने लगे और ऐसा करते करते देश बढ़ने लगे। इन देशों की राजधानी भी एक तरीके से तय की गई। उन्होंने अपने दो सबसे आबाद शहरों के बीच में एक शहर बनाया और उसे राजधानी बना दिया। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की सारी सिचुएशंस लगती एक जैसी हैं, पर दोनों को काफी अनोखे प्रमाण मिले। अमेरिका काफी तेजी से एक मुकम्मल देश बन गया था, जहाँ की इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल व्यवस्थाएं दुनिया भर में मानी जाती थी और उनकी आबादी लगभग 30 करोड़ हो चुकी थी। और उधर ऑस्ट्रेलिया हमेशा से एक छोटा देश ही रहा, जहाँ 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी नहीं थी। अब ऑस्ट्रेलिया कोई मामूली देश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का 10वां सबसे अमीर देश है। वहाँ के डेवलपमेंट रेट्स भी काफी हाई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स भी बहुत कम है, गरीबी की दिक्कत भी काफी कम है और दुनिया का सबसे खुश देशों में से एक है। पर एक चीज जो कि इस देश को पीछे छोड़ देती है कि ये देश एक पावरफुल या शक्तिशाली देश नहीं है। दोनों देशों की शुरुआत सेम हुई थी, पर ऑस्ट्रेलिया का पीछे रहने का मेन कारण है उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन। ऑस्ट्रेलिया के वीरान स्थान उन्हें थोड़ा कमजोर बना के छोड़ देते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया काफी बड़ा है, पर यह बात सच है कि वहाँ का 35% लैंड एरिया डेजर्ट यानी रेगिस्तान से भरा हुआ है, जहाँ पे ज्यादातर पॉपुलेशन सस्टेन नहीं कर सकती। अब आप सोचेंगे कि दुबई, अरब और बाकी मिडिल ईस्टर्न देश कैसे टिके हुए हैं, तो वो इसलिए क्योंकि ये देश रेगिस्तान से उभरे हैं और इन्होंने काफी तरक्की की है। इसके अलावा इन देशों के पास ऑयल रिजर्व्स हैं, जो कि इन्हें और कामयाब बनाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की रेगिस्तान में ये कमी है कि यहाँ ऑयल रिजर्व्स नहीं है। इतने सालों में सिर्फ पर्थ ही एक ऐसा शहर है जहाँ थोड़े बहुत ऑयल हब्स बनाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा हिस्सा इंसानों के लिए जीने लायक नहीं है। उसका कारण है कठोर मौसम और वहाँ की जमीन। इसी परेशानी की वजह से ऑस्ट्रेलिया में केवल 5 शहर ही ऐसे हैं जहाँ वहाँ की ज्यादातर आबादी बसती है। इन शहरों में आते हैं ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड और पर्थ, जो कि सब समुद्र के किनारे पड़ते हैं। और इसके अलावा एक ही शहर है जो समुद्र के पास नहीं पड़ता, वो है कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और ऐसा शहर है जहाँ केवल 4 लाख लोग ही रहते हैं। ये शहर एक प्लान्ड शहर था, यानी कि यहाँ होने वाली तरक्की को आप ऑस्ट्रेलिया के बीच के हिस्से की ग्रोथ का प्रमाण नहीं मान सकते। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक ही और शहर है जो कि समुद्र से दूर देश के बीचों बीच पड़ता है, वो है एलिस स्प्रिंग्स, जहाँ की आबादी सिर्फ 24,000 है। इस शहर में आबादी कम होने का एक बड़ा कारण है यहाँ का रोड नेटवर्क। ध्यान दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया का प्राइमरी हाईवे नेटवर्क इस देश के सबसे बड़े शहर ब्रिस्बेन से शुरू होकर सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड से होते हुए पर्थ तक जाता है। ये कुछ खास नहीं है, बस एक चौड़ी 2-वे रोड है जिसे कि गाड़ियां आसानी से आ जा सके। ऐसा ही एक और हाईवे है स्टुअर्ट हाईवे, जो कि एडिलेड से शुरू होकर देश के बीचों बीच से होते हुए डार्विन तक जाता है। उस सड़क की बनावट भी वैसी ही है। इस वजह से ज्यादातर ह्यूमन पॉपुलेशन कहीं पहुंच नहीं पाती, वहां जाकर बसना तो दूर की बात है। इन सभी का मतलब है ऑस्ट्रेलिया की ज्यादा जमीन ह्यूमन डेवलपमेंट में ना लगकर खाली छोड़ दी जाती है। यही वास्टनेस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने में मदद करती है। ये देश विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जो कि आयरन, लेड,
कोल, यूरेनियम आदि जैसे बड़े बड़े मिनरल्स को एक्सपोर्ट करता है, जो कि इस देश के खुले रेगिस्तानों में मिल जाते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि ऑस्ट्रेलिया की मुख्य इकोनॉमिक एक्टिविटी माइनिंग है और यही वजह है ऑस्ट्रेलिया की उभरती हुई अमीर इकोनॉमी की। उसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने ये भी पुख्ता कर लिया है कि उसके इकोनॉमिक पार्टनर्स कौन होंगे। लगभग 33% एक्सपोर्ट्स का उत्पादन चाइना को भेजा जाता है और तो और चाइना ऑस्ट्रेलिया से उनके दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर के एक्सपोर्ट पार्टनर्स जापान, यूएसए और साउथ कोरिया से काफी ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट्स खरीदता है। मिनरल्स के एक्सपोर्ट खरीदने और उन्हें अपनी फैक्ट्रीज में यूज करने के अलावा कई चाइनीज कंपनीज ऑस्ट्रेलियन कंपनीज में पैसे भी इन्वेस्ट करती हैं। तो इसलिए ये कहना सही होगा कि चाइना की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी इतनी मजबूत हो गई है। पर इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी चाइना पर एक और चीज पर भी निर्भर करती है, जो है उसके स्टूडेंट्स। ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन उनकी इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटीज काफी कामयाब और अच्छी मानी जाती हैं, जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स को काफी आकर्षित करती हैं। अगर इन सब यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के आंकड़े देखे जाएं, तो ऑस्ट्रेलिया लगभग 8,75,000 स्टूडेंट्स को पढ़ने का मौका देती है हर साल। पर इन आंकड़ों को गौर से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की अपनी आबादी कुछ 2.5 करोड़ है और गणित लगाने पर यह सामने आता है कि ऑस्ट्रेलिया में हर 28 में से एक इंसान फॉरेनर यानी नॉन ऑस्ट्रेलियन है। इनमें से 30% स्टूडेंट आते हैं चाइना से, मतलब करीब 2,62,500 चाइनीज स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं। यानी चाइना की आबादी के हिसाब से 5,000 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है। इन यूनिवर्सिटीज की स्टूडेंट बॉडीज में लगभग 10% लोग चाइनीज होते हैं, पर क्योंकि ये लोग चाइनीज स्टूडेंट्स के साथ काम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसलिए कई बार ये आंकड़ा ज्यादा भी हो जाता है। ये आंकड़ा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स में 23% है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में 24% और ऐसे ही बाकी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी आंकड़ा काफी ज्यादा है। इसलिए मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो चाइनीज ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को हर साल एजुकेशन के डिपार्टमेंट में $10 बिलियन का सहयोग करते हैं। ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को बढ़ावा देने में चाइनीज काफी जिम्मेदार है, जैसे कि टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एक्सेट्रा। इसलिए देखा जाए तो ये दोनों देश अर्थव्यवस्था के मामले में इतनी तरक्की कर चुके हैं कि अगर चाइना बढ़ेगा तो ऑस्ट्रेलिया भी बढ़ेगा। और ये बात ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी की सक्सेस स्टोरी से काफी हद तक जुड़ी हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने 28 साल या फिर 1991 के बाद कभी रिसेशन नहीं झेला, ना तब जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, ना ही तब जब .com बबल कोलैप्स हुआ और ना ही 2008 के ग्रेट रिसेशन के समय। इन सब से जूझते हुए भी ऑस्ट्रेलिया ने इन 28 सालों में अर्थव्यवस्था के मामले में तरक्की ही की है। इतिहास में कभी कोई ऐसा देश नहीं है जिसने 28 साल तक बिना रिसेशन के काम किया हो। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही एक अद्भुत उदाहरण है। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है, किसी ऐसे देश पर आर्थिक रूप से इतना निर्भर हो जाना जिसके पॉलिटिकल व्यूज आपसे ना सहमत हो, ये बात थोड़ी खतरनाक तो है। अगर इन देशों के बीच ट्रेड वॉर छिड़ जाती है तो उसका काफी बुरा नतीजा ऑस्ट्रेलिया के लिए होगा, ना कि चाइना के लिए। ऐसा ना हो इसके लिए चाइना काफी जुगाड़ लगा रही है, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया को कन्विंस कर सके। कई बार चाइना ने ऑस्ट्रेलिया पे प्रभाव डालने की कोशिश की है, ना ही सिर्फ अर्थव्यवस्था पर बल्कि ऑस्ट्रेलिया की राजनीति पर भी। उदाहरण के लिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एक पॉपुलर चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म WeChat पर मई 2019 के ऑस्ट्रेलिया के चुनावों के लिए ऑस्ट्रेलिया के राजनेता वर्तमान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के महत्वपूर्ण और मजाकिया पोस्ट जारी किए थे। और तो और चाइनीज गवर्नमेंट कई बार अनऑफिशियली कई स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करती है जो उन्हें लगता है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम कर सकेंगे। मीडिया में भी ऑस्ट्रेलिया के चाइनीज लैंग्वेज मीडिया आउटलेट्स पे चाइना की सरकार के काफी हद तक कंट्रोल माना जाता है और इन आलोचना का जवाब इन मीडिया हाउसेज ने काफी सारे मानहानि मुकदमों द्वारा दिया है। यूनिवर्सिटी कैंपसेस पे चाइना की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ने भी काफी चीजें अपने कंट्रोल में रखी हुई हैं। कई सूत्र बताते हैं कि उन्होंने कुछ गुप्त नेटवर्क्स बनाए हैं जिससे कि वो चाइनीज स्टूडेंट्स और उनके पॉलिटिकल व्यूज पर नजर रखते हैं। इसका एक उदाहरण देखा जा चुका है जब एक बार ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हुए छात्र ने एंटी बीजिंग रैली में हिस्सा लिया था जो कि हांगकांग में चल रही थी। कुछ ही दिनों बाद चाइनीज अथॉरिटी उस छात्र के घर वालों से बात करने आई जो कि चाइना में रहते थे। इससे ये तो साफ हो जाता है कि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को एक अनकही चेतावनी दी हुई है कि अगर आप हमारे लिए राजनीतिक रूप से चीजें मुश्किल बनाएंगे तो हम आपके लिए आर्थिक रूप से चीजें मुश्किल बना देंगे। चाइना में एक बात जो जरूरी है कि अगर आपको कोई भी व्यापार कामयाबी से चलाना है तो आपको चाइना की रूलिंग पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर चलना होगा। वो कंपनी चाहे प्राइवेट ही क्यों ना हो, उन्हें अपने सारे फैसले चाइनीज गवर्नमेंट और पॉलिटिकल करेक्टनेस को ध्यान में रखते हुए ही लेने होंगे। हालांकि चाइना की इकोनॉमिक वॉरफेयर के तरीके काफी ट्रेडिशनल हैं, जैसे कि टैरिफ्स, लेकिन ये किस तरीके से इस्तेमाल होंगे ये डिपेंड करता है प्राइवेट सेक्टर पर।
चाइना की हर प्राइवेट कंपनी को ये पता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के हक में कोई भी डिसीजन लिया तो शायद चाइना ऑस्ट्रेलिया से सारे बिजनेसेस और एजुकेशन के संबंध तोड़ देगा। यही कारण ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी मुश्किल में डाल देते हैं। ऑस्ट्रेलिया चाहे सोशली और पॉलिटिकली जितना भी वेस्टर्न हो, इकोनॉमिकली वो हमेशा ही ईस्टर्न रहेगा। इसलिए चाइना के खिलाफ कोई भी पॉलिटिकल स्टैंड लेना ऑस्ट्रेलिया को काफी महंगा पड़ सकता है। अगर कभी ऑस्ट्रेलिया और चाइना की ट्रेड वॉर होती है, जो कि पास्ट में यूएसए के साथ हुई थी, तो वो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को पूरी तरह बिगाड़ सकती है। हालांकि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया की काफी मदद भी की है, पर किसी भी देश की इकोनॉमी पर इतना निर्भर होना काफी सही बात नहीं है। और जब वो इकोनॉमी किसी ऐसे देश से जुड़ी हो जिसके पॉलिटिकल व्यूज बदलते ही आपकी देश की इकोनॉमी पर भारी असर डाल सकते हैं, तो वो तो और भी दिक्कत की बात है। एक डेटा के मुताबिक जो कि ऑस्ट्रेलियन रिजर्व बैंक ने इकट्ठा किया था, उसमें ये साफ साफ निकल के आया है, अगर चाइना की जीडीपी 5% भी गिरती है तो उसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी 2.5% तक गिर जाएगी। यही एक निर्भरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड रिलेशंस बढ़ाए और चाइना पर इतना निर्भर ना रहे, क्योंकि आज जो एक वरदान है वो कल कहीं श्राप